जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर नंबर 1 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करें। ये टॉपिक आप लोगों के एग्जाम में श्योर है कि 5 नंबर में पूछा ही जाता है, क्योंकि इस रिलेटेड हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे, यानी विभव पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे एंड चुंबक क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो और कहाँ, तो निरक्षीय स्थिति पर। तो ये वाला रिलेट और ये पूछा भी जाता है, ये फिक्स कर लीजिए कि एक चीज पूछा ही जाता है। हो सकता है ये तीनों में से कुछ भी पूछ दे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव या चुंबक क्षेत्र की तीव्रता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे ही हम लोग सेकंड चैप्टर यानी विभव को स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे विभव। लेकिन जब फिफ्थ चैप्टर यानी 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जब वहां हम लोग पढ़ेंगे चुंबक क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए पहले इसको देखते हैं, उसके बाद वहां जब आएगा तो उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिक्कत आती है चित्र कैसे बन रहा है। हम लोग रैंडम चित्र को ही याद कर लेते हैं, तो आप लोग ऐसा ना कीजिएगा कि चित्र को ही याद कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल चित्र बनाने के लिए एक चीज हम बोलेंगे, वो चीज ध्यान रखिएगा। जो चीज हेडिंग दिया होगा उसके अनुसार चित्र बनाइएगा। मतलब हेडिंग खुद ब खुद बोलेगा कि ये चीज, ये वाला चित्र बनाइए। ऐसा नहीं है कि हम लोग चित्र को ही याद कर ले, ये वाला एक लाइन होगा, इसके ऊपर ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, ऐसा नहीं याद करेंगे। ऐसा अगर याद कीजिएगा तो कभी ना कभी फंस जाइएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस हेडिंग को पढ़ेंगे आखिर में दिया क्या। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आप लोग को बुक खोलिएगा या एग्जाम में देखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा कि इसके अनुसार हम चित्र कैसे बनाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वर्ड से क्लियर होंगे, यानी किस वर्ड से, विद्युत द्विध्रुव की, यानी विद्युत द्विध्रुव कैसा होता है। तो आइए विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। यहाँ देखिए हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा भी लिया, अगर कोई नहीं पढ़ा होगा तो देखकर प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा कैसे पढ़ा है और क्या किसको कहते हैं यहाँ, लेकिन फिर भी बता देते हैं। चलो, यह जो चित्र बना रहे हैं किसका चित्र है, बिंदु का, यानी और इसके एक नजदीक एक और बिंदु बना देते हैं और ट्राई करते हैं एक सीधी रेखा हो, एक सीधी रेखा। एक बिंदु पर एक आवेश रखते हैं। आवेश कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का। आवेश कितने प्रकार का, तो दो प्रकार का, एक धन आवेश तो एक ऋण आवेश। तो यहाँ हमने एक ऋण आवेश रख दिया, यहाँ हमने एक धन आवेश रख दिया, एक लाइन से मिला दिया। और किस बिंदु पर हमने ऋण आवेश रखा, तो ए बिंदु पर। और किस बिंदु पर हमने धन आवेश रखा, तो मान लेते हैं बी बिंदु पर। समझ में आया। और मान लेते ए बी का सेंटर पॉइंट क्या है, ओ है। ए बी का सेंटर पॉइंट क्या है, ओ है। और मान लेते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। अगर ओ बिंदु इस चीज का सेंटर है तो यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी, तो एल हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। और यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। अब भी हमने जितना चित्र बनाया, हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन तो या कुछ नहीं होगा कैसे कैसे बनाए होंगे, तो क्लियर हुआ होगा। इसी आकृति का नाम क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है। तो यहाँ हमने विद्युत द्विध्रुव बना दिया। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कहा, निरक्षीय स्थिति पर। तो इस विद्युत द्विध्रुव का क्या बनाना पड़ेगा, निरक्षीय स्थिति बनाना पड़ेगा। तो आप लोगों को हमने जब अक्षीय स्थिति बताया था उसी टाइम बता दिया था कि निरक्षीय स्थिति कहते किसको है, यानी इस केंद्र से जाने वाली रेखा या तल को ही क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। तो यहाँ तल से एक लाइन खींच लेंगे, या देखो ऊपर के साइड एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ एक लाइन खींच लिए। अब देखो थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो जाती, ट्राई करेंगे सीधा ही, क्लियर हुआ। एक लाइन खींच लिया। अब देखो यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं, कौन सी है, P, यहाँ एक Q, यहाँ एक R। तो P Q R तीनों का तीनों बिंदु इस विद्युत द्विध्रुव के कहाँ है, निरक्षीय स्थिति पर है। यानी केंद्र से जाने वाली रेखा, केंद्र से जाने वाली रेखा पर अगर कोई बिंदु मौजूद होगा तो क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कहाँ है, निरक्षीय स्थिति पर है। तो क्लियर हुआ इन दो। अब इस पे क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीनों बिंदु में से एक बिंदु को जनरल मान लेते हैं, यानी मान लेते हैं ऊपर जो बिंदु है, यहाँ बिंदु है P, यह बिंदु का नाम क्या है, P। अब यहीं पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस बिंदु पर, P बिंदु पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केंद्र से मान लेते हैं ये दूरी कितनी है, स्मॉल r। कितनी दूरी है, स्मॉल r। केंद्र से O के बीच की दूरी कितनी है, L है। केंद्र से B के बीच की दूरी कितनी है, L है। और A और B के बीच टोटल दूरी कितनी है, तो 2l है। अब देखो इतना हम लोगों का इसके कहने के अनुसार चित्र तो बना लिया। अब बारी आएगी जो चीज को ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या ज्ञात करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, व्यंजक, यानी जो मैथमेटिक्स फॉर्मूला आता है उसी चीज को क्या नाम होता है, व्यंजक होता है।
अब क्या ज्ञात करना है, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। देखो तो जब भी किसको ज्ञात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आंख बंद करके हम लोग इसके पास जाते हैं, Q के नीचे एक जीरो यानी परीक्षण आवेश के पास। तो परीक्षण आवेश यहाँ रख देंगे किसके पास, P बिंदु के पास। और परीक्षण आवेश खुद ब खुद आकर्षित और प्रतिकर्षित होगा, तो हमको दिशा मिल जाएगी कि आकर्षण की दिशा कहाँ होगी, प्रतिकर्षण की दिशा कहाँ होगी, यानी प्लस, और इसका भी नेचर होता है प्लस, दोनों का नेचर क्या होता है, प्लस होता है। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। तो देखो प्रतिकर्षण बल ऐसे ही होगा, इन दोनों को एक लाइन से मिला देते हैं, सेंटर से सेंटर के बीच एक लाइन मिला देते हैं। अब ये प्रतिकर्षण ऊपर के साइड रेखा चली जाएगी, ये वाली दिशा हो जाएगी इसकी, यानी Q नॉट के बाहर साइड, Q नॉट के बाहर साइड, ये वाला Q, इस Q नॉट को बाहर साइड क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो यही हम लोगों का क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, किसके कारण, इस प्लस Q के कारण ये हो जाएगी। तो मान कर चलते इसको E1, यानी प्लस Q के कारण जो तीव्रता Q नॉट पर लग रही है, P बिंदु पर लग रही है, उसका नाम क्या है, E1 है। अब देखो यहाँ माइनस भी खड़ा है, ये भी कहेगा कि हम भी इसको आकर्षित कर सकते हैं, आकर्षित करते हैं, तो हम भी इसको आकर्षित करेंगे। तो देखो ये आकर्षित कैसे करें, यहाँ पे पहले लाइन ज्वाइन कर लेंगे इस दोनों के बीच, यानी इन दो एक रेखा मिला देंगे। अब देखेंगे प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण की दिशा ऊपर साइड होती है, आकर्षण की दिशा क्या इसके मतलब इसके साइड होती है। तो इसी के साइड एक रेखा का बना देंगे, तीर का सिंबल बना देंगे, और ये वाला आकर्षण की दिशा किसके कारण है, माइनस Q के कारण। तो माइनस Q के कारण जो आकर्षण है उसका नाम दे देते हैं E2। E2 अभी भी कुछ बचा। अब देखो विद्युत द्विध्रुव के साथ ये वाली लाइन कितना डिग्री का एंगल बना रही है, मानकर चलते हैं थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, और ये वाली लाइन इस विद्युत द्विध्रुव के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा डिग्री का। आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी क्लास 10 में हो सकता है पढ़े होंगे, या जनरली यूज में भी पढ़े होंगे, ये अंतःकोण होता है और ये बाह्य कोण होता है। तो अंतःकोण का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 थीटा, यानी इन दोनों को प्लस कर दीजिए, वही वाला मान बाह्य कोण के इक्वल हो जाएगा। यानी E1 और E2 के बीच कोण कितना बन रहा है, 2 थीटा बन रहा है। अब हम लोग का काम फिनिश हुआ, चित्र का क्या हुआ, काम फिनिश हुआ। चित्र हमको आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना ही चित्र होता है। अब आते हैं डेरिवेशन की बात। तो फर्स्ट डेरिवेशन में हम लोग अगर 5 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले क्या कीजिएगा, इस चित्र का वर्णन कीजिए। देखो वर्णन में यही हो सकता है कि ए बी, देखो वर्णन अगर हम करेंगे तो बोर्ड का खाली वर्णन ही हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग कितना मार्क्स चाहते हैं, 5 मार्क्स चाहते हैं, तो फर्स्ट स्टेप आप लोगों को होना चाहिए कि चित्र बनाए और उसका क्या करना है, वर्णन करें। फिर आप लोग कहाँ चलिएगा, व्यंजक पर, फिर कहाँ चलिएगा, व्यंजक पर, तब आप लोगों को कितना मार्क्स मिलेगा, 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। बट अगर कोई चित्र बनाकर डायरेक्ट व्यंजक ज्ञात कर रहा है तो हो सकता है वो 4 नंबर दे दे, हो सकता है वो कितना नंबर दे दे, 3 नंबर दे दे, लेकिन टोटल 5 नंबर चाहिए। तो आप लोग का क्या करना पड़ेगा, पहले चित्र का वर्णन, यानी वहां जो किए वो क्या है, जैसे ए और बी क्या है, पहले तो विद्युत द्विध्रुव है, और विद्युत द्विध्रुव के बीच की लंबाई कितनी है, 2l है। इसका केंद्र बिंदु क्या है, O है। ओ से आर दूरी पे एक बिंदु क्या है, P है। हम बोल देने, आप लोग लिख सकते हैं अपने भाषा में, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हिंदी लिखने आता है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। O से आर दूरी पर एक बिंदु P है, वहां हमने एक परीक्षण आवेश रखा, और देखो प्लस Q के कारण तीव्रता E1 है, माइनस Q के कारण तीव्रता क्या है, E2 है, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो निकालने की बारी, किस क्या व्यंजक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिटा देते हैं, 1 मिनट देख ले वीडियो चल रहा है कि चल रहा है, चल। अब आएगी बारी व्यंजक। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे व्यंजक, यानी डेरिवेशन किस चीज का, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, E1 का मान निकालेंगे। E1 क्या है, प्लस Q के कारण लगने वाली Q नॉट पर तीव्रता है। तो E1 निकालने का तरीका आप लोगों ने पढ़ा है, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है KQ/R²। कोई कोई इसको ऐसे लिखता है 1/4πε0Q/R²। दोनों का बात सेम है, क्योंकि इस चीज को ही क्या बोलते हैं, K बोलते हैं। E1, तो E1 क्या हो जाएगा, K, आवेश क्या है, Q है, और बीच की दूरी। अब बीच की दूरी देखो यहाँ R नहीं है, कौन सी, ये वाली दूरी है। तो ये वाली दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग जाएंगे पाइथागोरस परिमेय के पास। तो ये वाली दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस परिमेय, जैसे देखो इस थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, और ये वाला चीज आधार हो जाएगा, और कर्ण, ये वाला चीज किसका काम कर रहा है, कर्ण का। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस परिमेय, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और ये चीज लंब है, ये चीज आधार है, तो
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और हमको खाली कर्ण चाहिए तो रूट लगा देंगे तो यही इसका मान आ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी आ जाएगी, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर हुआ? कैसे आएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय, जैसे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जिसको ये लग रहा है कि जानते हो थोड़ा सा वीडियो बढ़ा सकता है। कर्ण का मान नहीं दिया, यानी कर्ण क्या है यहाँ बी अब पी, यानी बी पी का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो लंब का काम ये वाला आर कर रहा है तो आर स्क्वायर प्लस आधार का काम एल स्क्वायर। अभी खाली हमको बीपी चाहिए तो इसको इधर भेज देंगे तो ये नहीं आ जाएगा कि रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मिटा देते हैं। क्लियर? अब देखो के क्यू दूरी क्या, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, लेकिन यहाँ जो दूरी आती है उसका स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर जब करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट गायब हो जाएगा। इसको मान लेते हैं यहाँ समीकरण नंबर 1। अब देखो ये क्या है, प्लस क्यू के कारण तीव्रता ऊपर लिख सकते हैं, प्लस क्यू के कारण तीव्रता E1 इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ माइनस क्यू के कारण तीव्रता, इसका नाम क्या, E2 इक्वल टू के। अब देखो यहाँ माइनस नहीं लिखते, खाली उसका परिणाम लिखते, क्यू लिखते, ये नहीं कि यहाँ माइनस पुट कर दिए, माइनस वाले दिशा बतलाता है। यहाँ भी देखिएगा तो दूरी निकालिएगा तो उतना ही आएगा, कितना, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा, फिर सामने वाली यही लंब है और ये वाला आधार है, तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो बारी, अब यहाँ एक तीव्रता होता है तो आंसर यही हो जाता है, लेकिन तीव्रता कितनी, तीव्रता की संख्या कितनी है, 2 है, तो परिणामी निकालने के लिए यानी पी बिंदु पर परिणामी तीव्रता, देखो इसको निकालने का 2 मेथड होता है। हम लोग दोनों मेथड देखेंगे, पहले एक मेथड देख लेते हैं, मेथड नंबर 1। एक आप लोगों ने दो सदिशों के बीच परिणामी निकालने का फॉर्मूला या पढ़े होंगे या जानते हो, नहीं जानते हो तो सुन लीजिए। आर का मतलब परिणामी इक्वल टू क्या होता है, पहला सदिश का स्क्वायर प्लस दूसरा सदिश का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला सदिश इंटू दूसरा सदिश और इन दोनों के बीच cos थीटा, यानी दोनों सदिशों के बीच जो एंगल बन रहा है वहां पुट कर देंगे। ये होता है परिणामी, यानी पहला सदिश E1 है, दूसरा सदिश E2 है, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किस में, दोनों सदिश को गुना करेंगे और इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसका मान रख देंगे। जैसे यहाँ R इक्वल टू क्या आएगा, R इक्वल टू पहला सदिश E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2, एक जगह E1 इंटू E2, और इन दोनों के बीच देखो यहाँ एंगल cos 2 थीटा है, कितना है, cos 2 थीटा है। E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू E2 cos 2 थीटा। आप देखो यहाँ एक चीज ऊपर देखकर आप लोगों को लग रहा है दोनों का मान बराबर है, दोनों का मान बराबर है, E1 इक्वल टू E2 है, तो यहाँ ऐसा डाल सकते हैं, तो E1 की जगह E2 लिख सकते हैं और E2 की जगह E1 लिख सकते हैं, तो हम E1 से इसको रिप्लेस कर देते हैं, किसको, E2 को। यहाँ लिख देंगे एक शर्त E1 इक्वल टू E2। क्लियर? आप देखो आर का परिणामी निकल रहा है, यानी परिणामी तीव्रता निकल रहा है, तो ऐसा डाल सकते ई इक्वेटोरियल पोजीशन में। आर को क्या बोल सकते हैं, ई स्मॉल ई भी बोल सकते हैं, या ई परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर में क्या, ई की दिशा, तो आर से भी सूचित करते हैं, बाद में ई से कन्वर्ट कर लेंगे। आर इक्वल टू, अब देखो रूट अंडर, थोड़ा सा देखो ये वाला स्टेप सेकंड मेथड हो सकता है इससे इजी हो, क्योंकि वियोजन मेथड वहां करेंगे, दोनों मेथड हो सकता है, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। वहां वियोजन में कैसे वियोजन करते हैं वो चीज हो सकता है किसी को क्लियर हो, चित्र को ही याद करने लगता है कि वियोजन ऐसे ऐसे करे, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं। यहाँ कंसेप्ट है कि मान लो यहाँ आप थोड़ा सा कैलकुलेशन तो कर रहे, कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन में। यहाँ E1 और E2 को देख रहे हैं बराबर है, यहाँ ऊपर देख सकते हैं दोनों का है बराबर है, तो E1 की जगह E2 लिख सकते हैं, E2 की जगह E1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ E2 को किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, E1 से, तो E1 से रिप्लेस कर देंगे तो पहले रूट को बड़ा कर देते हैं, रूट को कर दिए, E1 का स्क्वायर यहाँ 2E1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2E1 का स्क्वायर। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2E1 लिख सकते हैं, अब बीच में प्लस है तो प्लस लिख सकते हैं, यहाँ 2E1 का स्क्वायर, E2 को E1 में बदल दिया, दो को मिलकर कितना E स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 2 है, अभी cos 2 थीटा।
क्लियर, यहाँ शर्त डाल देंगे कि E1 इक्वल टू E2 है, तब ये चीज आया है, तब ये चीज आया है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दिख रहा है 2E1 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन लिख देते आर निकालने के लिए। 2E1 स्क्वायर कॉमन, 2E1 स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्या बच जाएगा कॉस 2 थीटा। इतना चीज आया, अभी चलो दिख रहा होगा नीचे, और एक स्टेप कर लेते हैं। cos 2 थीटा का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, क्लास 12 में बहुत जगह यूज भी होता है। ये चीज एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 को गायब करना है तो ऐसा फॉर्मूला डाले कि 1 गायब हो जाता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ पुट कर देंगे ये वाला चीज, तो 1 गायब हो जाएगा। देखो r इक्वल टू रूट अंडर 2E1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस, अब इसके जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पुट कर रहे हैं, प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बच रहा है, तो ये वाला ऊपर चीज को इरेज कर दे। एक चीज का मान आएगा अभी बारी, याद रखिएगा कि E1 का मान क्या था, E1 का मान क्या, KQ बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इस चीज को ऊपर लिखते हैं, क्योंकि थोड़ा बोर्ड छोटा होने के कारण यहाँ चलो कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, यहाँ थोड़ा सा इसको यहाँ कर देते हैं, E1 इक्वल टू E2। मेरा बोर्ड छोटा है लेकिन आप लोग का कॉपी छोटा नहीं होगा, ट्राई कीजिएगा कि नीचे से नीचे करते जाए। अब देखो यहाँ निकालने की बारी आएगी, 2 दूना यहाँ क्या कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 1 तो गायब हो जाएगा, अब इसी से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 दूना कितना 4, क्या निकाल रहे हैं आर निकाल रहे हैं। अभी रूटे में रखेंगे तो 2 दूना 4, E1 का स्क्वायर और अंदर कॉस का स्क्वायर और थीटा, ये बचा। अब रूट से निकालने की प्रॉपर्टी क्या होती है कि 2 होना चाहिए, यानी यहाँ 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 1 2 बाहर आ सकता है, E1 भी 2 है तो 1 ई बाहर आ सकता है E1, और कॉस 2 है तो 1 कॉस बाहर आ सकता है। यहाँ रिजल्टेंट इक्वल टू क्या आएगा इस कंडीशन में, यानी जब 2 थीटा है तो यानी परिणामी क्या आएगा 2E1 कॉस थीटा, 2E1 कॉस थीटा। अब मान पुट करें आंसर आ जाएगा। इतना ही थोड़ा कैलकुलेशन था, इसमें भी कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, क्या करना था स्क्वायर कर थोड़ा पुट करना था और मान निकाल देना था। मान निकालने 2 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, हो सकता है कि आ जाए, लेकिन जो इसमें वियोजन करेंगे डायरेक्ट यही आ जाएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2E cos थीटा, 2E cos थीटा। बट कोई डायरेक्ट बता देता है कि यही चीज आएगा याद कर लो, बट कैसे आएगा वो चीज सीखना थोड़ा सा जरूरी होता है। तो देखें अब इसको मिटा दें कैसे किए, देखो यहाँ से करते करते ये कैसे लाए आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, फिर भी आप लोगों को दिक्कत करेगा तो पूछ सकते हैं कमेंट में जरूर कीजिएगा। कुछ भी देखो माइनर भी आप लोगों को कंफ्यूजन आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन दूर करने के लिए मान लो हम कुछ बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ बकने के लिए आए, कुछ बक दे आप लोग को समझ में आए, ये मेरा मोटो नहीं है। आप लोगों को अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका सोल्यूशन जरूर देंगे। मिटा दे, अब देखो इतना में हो जाएगा। P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता को यहाँ R से सूचित किए तो R को रिप्लेस कर देते E, या परपेंडिकुलर से भी रिप्लेस कर सकते हो, E स्मॉल E से भी रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि इक्वेटोरियल किसका निरक्षीय का इंग्लिश होता है, और परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर सिंबल से भी सूचित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों से संकेत किया जा सकता है, या आर से भी सूचित किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आर से भी सूचित कर सकते हो। तो हम ई परपेंडिकुलर से सूचित करते हैं किस चीज को, आर को, तो आर इक्वल टू लिख सकते हैं 2 ई परपेंडिकुलर इक्वल टू 2E1 cos थीटा। अब देखो 2 के जगह 2, E1 का मान यहाँ रहे तो के क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इस चित्र के अनुसार cos थीटा का मान निकालेंगे, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार का काम कौन कर रहा है, यहाँ एल कर रहा, तो ऊपर एल, और कर्ण का काम यहाँ रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कर रहा है। यहाँ cos थीटा का मान पुट कर दिए, ई का मान पुट कर दिए, किसका मान है ई परपेंडिकुलर का। अब देखो बारीक मल्टीप्लाई करने की आएगी, लेकिन यहाँ एक चीज और आएगा, आप लोगों ने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा होगा। अब देखो इसमें 5 नंबर इतना इजीली से देगा नहीं, हो सकता है बहुत सारी कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा, लेकिन एक भी चीज कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूजन का मतलब क्या, ये हो रहा है तो हो रहा है क्यों। अब देखो धीरे धीरे स्टेप तो करते जाएंगे, थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि 5 मार्क्स में पूछा जाता है, आप लोगों को धैर्य से सुनना ही पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस स्टेप को हमको बढ़ाना अनिवार्य, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख लो ई परपेंडिकुलर इक्वल टू केपी बटा आर के, यही आता है। ऐसे लिख देंगे तो आंसर तो आइए जाएगा, लेकिन प्रोसेस पूछता है, प्रोसेस कैसे आया, ये वाला मान कैसे है, इसी चीज को ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो 2KQL
आप देखो, आप लोगों ने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है। द्विध्रुव आघूर्ण का संकेत क्या होता है? पी होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का संकेत पी होता है। इसके इक्वल क्या होता है? 2n इंटू, यहाँ क्यू बड़ा क्यू है तो बड़ा क्यू लिख दिए, यही होता है पी। यानी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? पी। पी इक्वल टू क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी और एक आवेश का परिमाण, इन दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ये पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ यानी पी के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? 2l इंटू क्यू। अगर ये दोनों का ही होगा और उसके जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? पी को। यानी पी क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। तो देखो 2 है, एल है, क्यू है, उसके जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? पी पुट कर सकते हैं। तो के पी, क्योंकि यहां लिख देंगे पी इक्वल टू 2l इंटू क्यू। और नीचे क्या किसके इक्वल है? ई परपेंडिकुलर के इक्वल। नीचे के आप देखो, इसका पावर में क्या है? 1, इसके पावर में 1/2, तो टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 3/2। तो डायरेक्ट लिख दे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर कितना? 3/2। अब देखो एक कंडीशन यहां लगाया जाता है कि जो यहाँ विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या? 2l बहुत छोटी होती है, किसके कंपेयर टू? आर के कंपेयर टू। तो कंडीशन एक लगाकर फॉर्मूला निकाला जाता है। क्या कंडीशन लगाया जाता है? कि जो एल दूरी है बहुत 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 छोटा है, किससे? आर से। तो एल को क्या कंसीडर कर लेंगे? 0। तो एल को जब कंसीडर कर लेंगे तो ई परपेंडिकुलर का मान कितना आएगा? के पी, एल को गायब कर देंगे तो यहाँ कितना? स्क्वायर और इसका पावर 3/2। 2 से 2 गायब हो जाएगा, आर के पावर कितना हो जाएगा? 3 बच जाएगा। यानी केपी बटा आर के, किसका मान है? ई परपेंडिकुलर का। ई परपेंडिकुलर का यही व्यंजक याद किया जाता है और कितने मार्क्स में पूछा जाता है? 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अब सेकेंड में आप लोग यहाँ दिशा भी पूछ सकते हैं कि दिशा क्या होगा। चलो दिशा ज्ञात करने के लिए चलो एक चीज याद रखो, परिणामी तो इन दोनों के बीच से गुजरती है, तो परिणामी यहाँ गुजार दिए, तो परिणामी गुजार दिए। अब देखो आप लोग जानते हैं विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी। पी की दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस, यानी माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। किसकी दिशा? पी की दिशा, माइनस से प्लस। और यहाँ जो तीव्रता की दिशा रही है जस्ट इसके अपोजिट आ रही है। यानी जो पी की दिशा होगी, अगर लिखना चाहे दिशा में, तो जो पी की दिशा होगी उससे जस्ट अपोजिट हो जाएगी। यानी जो अगर सदिश रूप में लिखना चाहे तो ऐसे ई पर, ये यहाँ तक हो गया, इतना तक कर कर आइएगा आप लोग को पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा। लेकिन कोई हो सकता है सदिश रूप पूछ दे, तो सदिश रूप इसका होता है माइनस के पी वेक्टर, पी यानी द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर और नीचे आर क्यू, ये इसका सदिश रूप होता है। लेकिन आप लोग ऊपर तक भी कर कर आइएगा तो सही, ये चीज को करना। ये सदिश रूप है, ये अदिश रूप है, ये अदिश रूप है, ये वाला सदिश रूप है। इसमें क्या बोला जा रहा है? जो पी की दिशा उससे जस्ट अपोजिट है, किसकी दिशा? ई की दिशा। याद है? अब देखो सेकेंड मेथड भी बता देते हैं। सेकेंड मेथड में यही होता है कि कैसे आर इक्वल टू 2 ई cos थीटा है। देखो अब ये अपने क्या होगा? अब लोग वियोजन करेंगे, यानी दो सदिशों को जोड़ने का दो विधि। एक तो हो सकता है फॉर्मूला विधि जो हम लोगों ने किया, और एक हो सकता है टुकड़ों में तोड़कर, यानी टुकड़ों में तोड़ देंगे और सेम सेम दिशा को ला देंगे, और सेम दिशा होगा तो दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए सेम दिशा कैसे लाते हैं। यानी यहाँ सदिशों की संख्या कितनी है? 2 है, E1 है और E2 है, और इन दोनों के बीच थीटा कितना था? 2 थीटा था। तो मान लेते हैं कि इन दोनों को डिवाइड कर यहाँ ऊपर 1 थीटा चला गया, नीचे 1 थीटा चला गया, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक 2 थीटा आ जाएगा। इस थीटा को थोड़ा अच्छे से बना लो, क्लियर? थीटा थीटा। अब देखो वियोजन करने की शर्त क्या होती है? जिसके साथ थीटा बने उसके साथ कॉस ले जाइए, जिसके साथ थीटा बने उसके साथ क्या ले जाइए? कॉस ले जाइए, और जिसके साथ थीटा ना बने उसके साथ क्या ले जाइए? साइन ले जाइए। और देखो वियोजन करना मतलब से हम लोग वियोजन करें, ऐसा नहीं कि कई रैंडम वियोजन कर दे। तो एक वियोजन करेंगे आर दिशा में, एक वियोजन कहाँ करेंगे? आर दिशा में। तो आर ये वाला ऊपर है, और एक वियोजन करेंगे इस दिशा में, यानी जिस तरफ परिणामी आएगा उसी तरफ। यानी E1 को हम वियोजन कर रहे हैं, और जिसके साथ अगर थीटा बनेगा उसके साथ हम लोग कॉस लेंगे। यानी एक कर दिए इसको क्षैतिज अक्ष में, एक कर दिए ऊर्ध्वाधर। और देखेंगे वियोजन करते समय ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि दोनों के बीच हमेशा एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी एक ये रेखा है, दूसरी ये रेखा है, और दोनों के बीच हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनना चाहिए? 90 डिग्री का। तो देखो इस रेखा के साथ E1 का एंगल कुछ नहीं बन रहा है, तो ई बोलेंगे ई साइन थीटा है, E1 sin थीटा। और इसके साथ इस रेखा के साथ थीटा बन रहा है तो इसको बोलेंगे E1 cos थीटा है। क्या बोलेंगे? E1 cos थीटा। ऐसे ही अब नीचे वाला E2 सदिश की बारी है। अब E2 सदिश को तो पहला कर देंगे आर दिशा में, पहला कर देंगे आर दिशा में, और दूसरा कर देंगे किस? इस क्षैतिज दिशा में। तो देखो क्षैतिज दिशा में एक लाइन पहले से मौजूद थी, दूसरी लाइन ये वाला E2 ला दिया, तो यहाँ जो आएगा क्या बोलेंगे? इसके साथ थीटा बन रहा है इस लाइन के साथ, तो E2 cos थीटा, और इसके साथ थीटा, इस लाइन के साथ थीटा नहीं बन रहा तो इसको क्या बोलेंगे? E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। देखो
E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा दोनों आपस में अपोजिट है, और देखो E1 और इक्वल टू E2 है तो दोनों बराबर भी है, और दोनों क्या करेगा आपस को कैंसिल कर देगा। यानी मान लो सदिश है, एक ऊपर साइड लग रहा है एक नीचे साइड लग रहा है, तो ऑटोमेटिक उसका परिणाम भी जीरो नहीं आ जाएगा। ऐसे E1 और दोनों का परिणाम भी समान है, यहाँ दोनों का परिणाम भी समान है और दिशा भी क्या है विपरीत है, तो दोनों का परिणाम ही कितना आएगा जीरो आएगा। और ऐसे ही E1 cos थीटा और E2 cos थीटा सेम सेम दिशा में, तो दोनों को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तो देखो जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, यानी परिणामी R इक्वल टू अब क्या मिल जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो E1 और E2 दोनों सेम सेम है, तो यहाँ अगर E2 की जगह E1 लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे 2E1 cos थीटा। आप फार्मूले से भी यही आया था। तो देखो वियोजन विधि होता है, हो सकता है वियोजन विधि आसान माना जाता है, वियोजन विधि आसान माना जाता है इस फॉर्मूले से, इसमें कैलकुलेशन आता है तो इसको थोड़ा हार्ड माना जाता है, लेकिन दोनों तरीकाएं सही है। कोई कोई तो रिजल्टेंट R इक्वल टू यही डायरेक्ट लिखता है, कैसे आया उसको कोई मतलब नहीं होता। देखो कैसे आप लोगों को बता दिए, यानी E1 को दो भागों में वियोजित किए, एक को R दिशा में एक को क्षैतिज दिशा में, और दोनों के बीच याद रखेंगे कि हमेशा कितना डिग्री का एंगल बने 90 डिग्री का। जिस रेखा के साथ थीटा होगा उसके साथ कॉस लेंगे, जिसके साथ थीटा नहीं होगा उसके साथ साइन लेंगे। समझे, यहाँ इस रेखा के साथ थीटा नहीं था तो इसके साथ क्या ले लिए साइन ले, इस रेखा के साथ थीटा तो इसके साथ क्या ले लिए कॉस ले लिए। ऐसे E2 को डिवाइड किए यानी वियोजित किए, तो इसके साथ थीटा था तो इसको क्या कर दिए कॉस, इसके साथ थीटा नहीं था तो इसको क्या बोल दिए साइन। अब तो वियोजित किए, फिर वही वाला 2 के जगह 2 E1 का मान ऊपर दिया है के क्यू बट्टा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चित्र के अनुसार कॉस थीटा का मान निकालेंगे क्या आएगा एल बट्टा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही आएगा। अब इन दोनों करेंगे तो के पी बट्टा, अब इन दोनों का करेंगे देखो इसका पावर 1 इसका पावर 1/2, तो क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, यही है रिजल्टेंट R। तो फिर R इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल को क्या मानेंगे जीरो मान लेंगे तो के पी बट्टा आर क्यू, यही हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो आज का ये लेक्चर इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो में कुछ कमियां दिखी होगी कि ये चीज बता दी होते या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, तो आप लोग कमेंट में उस चीज को लिख सकते हैं। उस कमेंट को बहुत अच्छे मतलब पढ़ा जाता है और आप लोगों को रिप्लाई बहुत जल्दी देने की ट्राई किया जाता है, तो प्लीज ट्राई कीजिए। और देखो फीडबैक देने से हो सकता है कि प्रोत्साहित होकर हम बहुत जल्दी जल्दी अपना वीडियो बनाते जाए, लेकिन कमेंट ना कीजिएगा। एक कमेंट समझिए एक वीडियो आप लोगों को डालने में प्रोत्साहित करता है, और कमेंट एक कर दे। अगर कमेंट ना कीजिएगा तो हो सकता है मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है कि वीडियो बना के छोड़ दे, लेकिन कमेंट कर कर देखिएगा आप लोग, लगातार 5-6 को वीडियो आ जाएगा उसी दिन या हो सकता है अगले दिन, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों से अनुरोध है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और फिर वही बात कहेंगे, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर इतना ही रखते हैं, थैंक यू।